लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। शोएब खान, आशीष कुमार, मनीषा, अनुज यादव, वंशिका, कुणाल पांड्या, अंकित कुमार, अलीशा भारती, ऋचा राज, सोनी वर्मा, रोमन, मनीषा कुमारी, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। और आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं अपनी पिछली 2 क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए। गांधी जी को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद में क्या पढ़ रहे थे हम दूसरी क्लास में, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। और आज उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी क्लास को। तो हमारी क्लास आज की शुरू होती है किससे? पूना पैक्ट से, पूना समझौता। और बच्चे, पूना समझौता दरअसल में क्या है, पूना पैक्ट है क्या? तो इसके लिए मैं आपको पहले इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि है, एक तारीख नोट करना, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांट लागू हुआ। सांप्रदायिक पंचांट, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला गया, सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, या इसी को हमने कहा सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। ये क्या है? और ये घोषणा की गई कब? 1932 में। और ये घोषणा की थी ब्रिटिश पीएम, क्या बोलोगे? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। क्या नाम है? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और कब की गई ये? सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद में। तो बच्चे, मैंने बताया था गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित हुए। और गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते थे, जो आपका साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट गई थी, साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, उसने जो रिपोर्ट सौंपी, उन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए क्या होते थे, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। जिसमें कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में गए। तीनों सम्मेलन में वो क्यों गए थे? जो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात करने, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने के लिए वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। जब बात हो गई सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद में, उन्होंने बताया, मैकडोनाल्ड से क्या प्रस्ताव रखा कि जो अल्पसंख्यक और वंचित लोग हैं, इनके अधिकार जो हैं ये बढ़ने चाहिए। तो सांप्रदायिक पंचांट घोषित किया गया और 71 सीटें क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई। कितनी सीटें? 71 सीटें। क्या हुआ इसमें? 71 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई, यानी रिजर्व्ड कर दी गई। और इस आरक्षण का क्या फायदा हुआ? तो इसका एक अलग ही इन लोगों ने सिद्धांत लाया, और वो सिद्धांत था 2 वोट का सिद्धांत। सारी लड़ाई, पूना पैक्ट जो है वो 2 वोट की लड़ाई के लिए था। 2 वोट की लड़ाई थी ये। 2 वोट की लड़ाई भैया जी किस तरह से समझना। तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से मतलब उस समय जो SC एंड ST थे, उनके पास 2 वोट का अधिकार था। और ये घोषित हुआ किसमें? सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा। SSCGD पूछा गया, SSCGD ने कुछ भी नहीं पूछ लिया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 2 वोट की लड़ाई में क्या 2 वोट का अधिकार था इनके पास? 1 वोट और 1 वोट। SC और ST के लिए 2 वोट कैसे सांप्रदायिक पंचांट में हुई? तो समझना, 1 वोट तो थी जर्नल कैंडिडेट को चुनने के लिए, यानी जो अनरिजर्व्ड है, अभी समझाऊंगा। और 1 वोट थी SC कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? SC कैंडिडेट के लिए। तो जो प्रांतीय चुनाव होते थे, समझो, अगर कोई जर्नल का कैंडिडेट खड़ा होगा, तो जर्नल के कैंडिडेट के लिए सभी लोग वोट डालते थे, सभी, SC भी, ST भी, सभी लोग चुनते थे। लेकिन जो ये 71 सीटें रिजर्व्ड ही थी,
अब मान के चलो कोई एससी कैंडिडेट खड़ा है, तो उस एससी कैंडिडेट के लिए क्या जर्नल वोट करते थे? नहीं। एससी कैंडिडेट को कौन चुनता था? एससी कैंडिडेट के लिए जो चुनाव होता था उसके लिए वोट डालते थे सिर्फ एससी वोटर्स, यानी कि प्रतिनिधि भी एससी और चुनने वाले भी कौन? एससी। तो एससी समुदाय के जो रिजर्व्ड सीटें थीं, आरक्षित सीटें थीं, उनके लिए, आरक्षित सीटों के लिए कौन, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं सभी, एससी जो कैंडिडेट था उसको कौन लोग चुनने का अधिकार था इसके द्वारा? सिर्फ एससी वोट डालेंगे, जनरल वोट नहीं डालेंगे, ओबीसी वोट नहीं डालेंगे। ठीक है जी। लेकिन जब कोई जनरल चुनाव लड़ता था तो उसका क्या किया गया कि भाई उसके लिए सब वोट डालेंगे। तो ये साजिश किसकी थी? भारत को बांटने की। यानी कि यहां तो इनको राजनीतिक हथियार मिल गए और एक खाई पैदा की किसके बीच में? हिंदुओं, भाई दलित सब हिंदू, दलितों और हिंदुओं के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। अब दो वोट की ये लड़ाई, इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या कह दिया? गांधी जी ने कह दिया कि मैं अब आमरण व्रत रखूंगा। क्या बोले? अब मैं आमरण व्रत रखूंगा। मतलब जब तक ये चीजें वापस नहीं होंगी, ये पंचांट वापस नहीं होगा, ये कम्युनल जो अवार्ड घोषित किया गया है इसको वापस नहीं लिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और गांधी जी बैठ गए भैया अनशन पर। भीमराव अंबेडकर ने कहा ये अधिकार की बात है, आप इस जिद पर मत अड़िए, है ना। उन्होंने बोला नहीं, मैं देश के हिस्से नहीं होने दूंगा, आप हिंदुओं को इस तरह नहीं बांट सकते। तो काफी लोगों ने मनाने की कोशिश की, गांधी जी नहीं माने। तो 24 सितंबर 1932 का जो ये समझौता है, जिसको पूना पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इस समय गांधी जी जो थे आपके, गांधी जी महाराष्ट्र की यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में कहां थे गांधी जी? यरवदा जेल में थे, समझ रहे हैं। तो यरवदा जेल में ये अपना अनशन इन्होंने घोषित कर दिया। और इनके बीच में फैसला हुआ कब? जब गांधी जी बिल्कुल ब्लड प्रेशर की समस्या से गांधी जी की मरने की हालत हो गई और दिन गिने जाने लगे, गांधी जी शायद कल मर जाएंगे या परसों मर जाएंगे, ऐसी नाजुक हालत गांधी जी की हो गई। तो कहते हैं कि अंबेडकर जी को बड़ा दुख हुआ, ऐसी परिस्थितियों में इनको इस पूना पैक्ट पर साइन करने लगा और इनको जो ये अपनी जिद थी दो वोट वाली, ये छोड़नी पड़ गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ कि 71 सीटों की जगह, 71 सीटों की जगह 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। 23 लोगों के हस्ताक्षर हुए। ठीक है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, मालवीय इन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि दो वोट वाले सिस्टम को तो खत्म कर लो। और आज ये सिस्टम खत्म हो गया। और कैसे? कैसे सिद्धांत को अपनाया? जैसा कि आज के चुनावों में होता है। आप सभी जानते हैं आज के चुनावों में क्या होता है, सभी लोग वोट डालते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कौन थे? इन्होंने हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। क्या बोलोगे? हिंदुओं की तरफ से, जो हिंदू पक्ष था, हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए मनाया था कि इस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं। और गांधी जी को इन लोगों ने समझाया कि आपका विरोध जो है वो दलित समुदाय में बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा विरोध आपका हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे।
अगली बात को समझें। तो पूना पैक्ट समझ में आया, थम्स अप करेंगे। क्या पूना पैक्ट था? पूना पैक्ट में किसी को कोई दिक्कत? 1933 में हरिजन पत्रिका गांधी जी ने शुरू की, क्योंकि दलित विरोध इनको झेलना पड़ रहा था। और फिर इन्होंने, हरिजन किसको बोलते हैं? हरिजन का मतलब है जो लोगों को हे दृष्टि से देखा गया, निम्न दृष्टि से समाज ने जिनको देखा। तो हरिजन समुदाय के लिए उन्होंने जो भेदभाव था उस पर लेख लिखने शुरू किए। ऐसा नहीं है गांधी जी और अंबेडकर खिलाफ खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ जगह उनके मत अलग हैं। छुआछूत जैसी चीज के लिए गांधी जी भी कट्टर विरोधी थे, भीमराव अंबेडकर भी। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये मांग करी है ना, ये अनुचित मांग नहीं था। उस समय की स्थिति को अगर आप जानते और देखते कि उस समय कैसा भेदभाव था, तो शायद आपको लगता कि भाई हाँ, इतनी चीजें इनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ये अधिकार इनके पास होने चाहिए। अभी पढ़ेंगे। अब आपसे पूछे जाए कि ये जो पूना पैक्ट हुआ है किन दो लोगों के मध्य हुआ है, तो लिख लेना, पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और सुनना बहुत गौर से मेरी बातों को, जो भी मैं बताऊं। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। भीमराव अंबेडकर साइड में लिखेंगे यहां। जन्म स्थान मऊ, और मऊ कहां पड़ता है आपका? एमपी में। जो इनका जन्म हुआ आप सभी जानते हैं, हम जयंती मनाते हैं। जन्म हुआ कब? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाते हैं फटाफट से बताएंगे? 1891। मृत्यु हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1956, 1956। और यही इन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। देखिए ध्यान से, शुभम गुजर बोल दूंगा भाई मैं, ठीक है, कोई दिक्कत? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? पिता। इनके पिता कौन थे? इनके पिता हैं राम मालोजी, रामजी मालोजी, महाराष्ट्र के थे। और कौन सी जाति थी इनकी? महार। किस जाति से संबंध रखते थे? महार जाति से संबंध रखते थे, जिसको उस समय एक अछूत जाति माना जाता था। माता थी इनकी भीमाबाई सांपाल, भीमाबाई सांपाल। भीमराव अंबेडकर जो बचपन से ही एक बहुत मेधावी छात्र, और एक ऐसा मेधावी छात्र जिसके हित कुचले गए। कैसे? बचपन से ही, जैसे इनके बचपन का एक किस्सा है कि ये चाहते थे कि ये संस्कृत को भी पढ़े अपनी द्वितीय भाषा के रूप में। लेकिन इनके एक अध्यापक थे ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया? इनको संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। बोले भाई नीच जाति है आप, नीच जाति। अब समझना, मैं सारा वाक्य जो भी बताऊं उसको बाद में रिलेट करना, बीच में नहीं, माइंडसेट नहीं बनाना है। उन्होंने बोला आप नीच जाति के, आपको संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको संस्कृत एक किसी दूसरे ब्राह्मण ने ही सिखाई, है ना। तो यहां समझना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बचपन का नाम जिनका भीमा था। क्या नाम था? भीमा नाम था। अब इनका जो गांव है, आवंडवे गांव है। गांव का क्या नाम है? आवंडवे गांव। तो उस समय जो ये प्रांत था, यहां के लोग अपने स्कूलों में अपने गांव को अपने सब टाइटल के रूप में लिखते थे, सरनेम के रूप में लिखते थे। तो ऐसे ही भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिखवाया गया, और इनका नाम क्या लिखवा दिया गया? आबंड
वेकर स्कूल में लिखवाया। लेकिन ये फेवरेट स्टूडेंट थे। और कृष्ण, देखो हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, जाति में, हर जाति में नालायक लोग हैं, हर जाति में अच्छे लोग हैं। आबंडवेकर स्कूल में लिखवाया, लेकिन बाद में, यानी भीमा आबंडवेकर, लेकिन बाद में इनके अध्यापक, बाद में इनके अध्यापक, क्या नाम है अध्यापक का? कृष्ण केशव आम्बेडकर। इनके टीचर थे कृष्ण, क्या बोलेंगे, केशव कृष्ण आम्बेडकर ने आम्बेडकर सरनेम लिखवाया। आम्बेडकर लिखवाया तब ये कहलाए। और ये एक ब्राह्मण है, कृष्ण केशव आम्बेडकर जो इनके टीचर थे, ये एक ब्राह्मण थे। अब बच्चे संघर्ष की ये बात है कि बड़ौदा विश्वविद्यालय के द्वारा, बड़ौदा जो रियासत थी, जब ये बड़े हुए, पढ़ते रहे, मेधावी थे, बड़ौदा रियासत के दौरान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ये विदेश अपनी पढ़ाई करने गए। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ौदा की जो रियासत थी उसने इनको इस आधार पर नौकरी दी कि ये वापस आकर के बड़ौदा की रियासत में नौकरी करेंगे। ठीक है, और बड़ौदा की रियासत में नौकरी इनको करनी पड़ेगी। तो वापस आई ये, स्कॉलरशिप इनकी बीच में रोक दी गई विश्व युद्ध के चलते हुए, तो वापस आकर के इन्होंने बड़ौदा की रियासत में नौकरी की। अब आप एक बात समझना, एक व्यक्ति को किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है कि जब ये लेफ्टिनेंट पद के लिए, लेफ्टिनेंट मतलब वहां के सैन्य कार्य और वित्त कार्यों को देखने के लिए बड़ौदा की रियासत के लिए नियुक्त हुए, तो जिस टाइम ये विदेश से स्टेशन पहुंचे तो इनको लेने कोई नहीं आया, इनको लेने कोई भी नहीं आया। जिस ऑफिस में ये काम करते थे बड़ौदा रियासत में, वहां इनके कमरे में कोई नहीं आता था और इनको फाइलें फेंक के दी जाती थी, गेट के बाहर से फाइलें फेंक कर। और जिस टाइम ये वहां से निकलकर जाते थे, एक होटल में रुकते थे, वहां इनको रुकने की भी इजाजत नहीं थी, है ना। होटल से भी बाहर निकाल दिए गए जब पता चला कि ये एक निचली जाति से संबंध रखते हैं। कमरे को धोया जाता था, अपनी आंखों से सब कुछ देखते थे कि भाई ये छुआछूत ऐसा क्यों है। और जब इनको वहां होटल से धक्का देकर के निकाला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोए और बोले, इस कुल, इस जाति के सामने विद्वता का कोई अर्थ नहीं है, यानी विद्वान होने का कोई अर्थ नहीं है। तो समझते हैं कि जब कहते हैं ना कि किसी में योग्यता होती है और उसकी योग्यता को नकारा जाए, जैसे महाभारत में कर्ण, आप जानती हैं उसको शूद्र पुत्र कह करके उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया, है ना। आपको एक बात समझनी है, ध्यान से देखना। तो कृष्ण केशव आम्बेडकर ने इनको आम्बेडकर लिखवाया। और बच्चे यहां कुछ चीजें हैं, इनको नोट करना आप लोग। कोरेगांव स्मारक, कोरेगांव स्मारक जो इन्होंने 1927 में बनवाया, 1927 में बनवाया। कोरेगांव पूछे, कोरेगांव कहां पड़ता है, तो कोरेगांव कहां बोलोगे भैया? पुणे महाराष्ट्र में। कहां है? पुणे महाराष्ट्र में है कोरेगांव। क्यों बनवाया? रमाबाई इनकी वाइफ थी, बिल्कुल वाइफ थी मोनिका जी, बहुत बढ़िया। तब बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो इनकी भी कम उम्र में शादी हुई थी। कोरेगांव स्मारक इन लोगों ने क्यों बनवाया, भीमराव अंबेडकर जी ने? तो ये एक युद्ध स्मारक है। क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे ना, यहां
कौन सी जाति से? महार जाति से संबंध रखते थे। ये जो लोग हैं, जब आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, 1 जनवरी मराठा युद्ध, कब? 1 जनवरी 1818। तो इसी कोरेगांव के 500 लोग शहीद थे जो मराठों की तरफ से लड़े थे। बड़े सम्मान की बात है। और 1 जनवरी को यहां पर्व भी मनाया जाता है कोरेगांव में। क्या? यहां पर्व भी मनाया। तो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के इस याद में किसने बनाया? क्या बोला मैंने? जंग की याद में वर्षगांठ भी हर वर्ष यहां मनाई जाती है। 20 मार्च 1927, नोट करो, 20 मार्च 1927 महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह कब हुआ? 20 मार्च। टॉर्चर की एक सीमा और सुनिए, किस तरह की रोके? अगर मैं बोलूं महाड़ सत्याग्रह के कारण थे कि दलितों के नदियों के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। बोले नदियों का पानी तुम नहीं पी सकते, तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते, ये जो सड़क है काली इस पर तुम नहीं चल सकते, साइड में चलोगे, पक्की सड़क का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। बाकी जो लोग हैं जो साड़ी पहनते हैं ऐसे गट्टे से नीचे तक एड़िया ढक करके, साड़ी तुम ऊंची पहनोगी, साड़ी तुम ऊंची पहनोगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मंदिरों में तुम नहीं जा सकते। तुम पर अगर इतनी रोक लगा दी जाए, उच्च जाति के लोगों, कर पाओगे सरवाइव? लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो महाड़ सत्याग्रह उसी के लिए हुआ। इसको हम चवदार कथा के नाम से भी जानते हैं। चवदार कथा। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये जो चवदार का तालाब है इसमें पानी मैं पीऊंगा। और इस घोषणा के साथ में जो बोर्ड था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, होते हैं नगर पालिका के बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगा रखा था बोर्ड कि दलितों का पानी पीना मना है। बोर्ड उखाड़ा, पानी पिया, हजारों लोग पीछे जा रहे थे, लाठी डंडे इन पे बरसाए गए हैं, लहूलुहान लोग हो गए। तो महाड़ सत्याग्रह ये क्या था? अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इन्होंने किया, अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने किया। ठीक है, बहुत बढ़िया मुकुल कुमार, बहुत शानदार। चलो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर सर्वाइव, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर बात आती है 25 दिसंबर 1927, मनु स्मृति की प्रतियां जलाई गई। मनु स्मृति भारत का ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ है, प्रतियां जलाई गई। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि ऐसी व्यवस्था, और गांधी जी के खिलाफ ये क्यों हो गए? गांधी जी सोचो, वर्ण व्यवस्था के प्रशंसक थे गांधी। पूरा देश जानता था गांधी वर्ण व्यवस्था के प्रशंसक हैं। गांधी जी को पसंद थी वर्ण व्यवस्था। वो कहते थे इससे लोगों के अधिकार जो है ना, काम करने के अधिकार, वो बट जाते हैं। तो क्या बोले? मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई कि ऐसा विधान जहां जाति व्यवस्था जैसी चीजें हों, जहां लोगों को बांट दिया गया, भगवान ने नहीं बांटा। और मुझे दुख हुआ उन दलित लोगों पर जिन्होंने फोटो खिंचवाए हनुमान जी के ऊपर पैर रख के। हनुमान जी ने किसी को नहीं बांटा बच्चे, भगवानों ने किसी को नहीं बांटा। आप लोग ब्रेन वॉश का शिकार हुए। आपने अपने आलों से, अंबेडकर जी पूजनीय हैं, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी या कोई भी भगवान, आपने बुद्ध को प्राथमिकता दे दी उन लोगों की जगह। यह गलत है। भगवान ने कभी जाति व्यवस्था नहीं बनाई, कभी नहीं। मैं बहुत सारे अपने गांव में देखता हूं, मैं और भी जगह देखता हूं, है ना,
और कभी हमारे गांव में जाइए और जाकर के देखो मैं कितना प्रबल समर्थक हूं उन लोगों का। अभी चुनाव था हमारे गांव में, तो चुनाव में क्या होता है कि भाई लोग अभी भी आज भी है कि लोग प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, वोट डलवा लेंगे। वोटिंग से एक दिन पहले मैं गांव में गया और मैं सारे लोगों को बुला करके स्टेटमेंट दे करके आया कि वोट के लिए तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती करे तो उसके लिए मैं हूं, मुझे बताना। लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों ने इस तरह के प्रकरण, ये वही बात हुई, सब बेकार नहीं है, अच्छे लोग बहुत है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से क्या हुआ, गलत हुआ। तो भगवान सबसे ऊपर, उनका सानी कोई नहीं है, उन्होंने कोई जाति व्यवस्था नहीं बनाई। मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे समय आया ये मानसिक सोच मनुष्यों ने पैदा की है और इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, भगवान नहीं है। तो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई कि भाई ऐसी किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बच्चे हाँ एक चीज रह गई, 20 मार्च को भारत में कौन सी डेट मनाते हैं हम इसको, सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के नाम से मनाते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण दिवस, सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में बच्चे बात आती है, फिर आ गया आपका क्या, मैंने बोला अधिकारों की लड़ाई के लिए गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और फिर क्या किया, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। और 1956 में लिख लेना, इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसमें इनकी गलती नहीं है। जब किसी को तुम सम्मान नहीं दे सकते, जब तुम टॉर्चर करोगे और फिर तुम बनते हो धार्मिक, फिर तुम कहते हो हिंदू धर्म को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से गए, क्योंकि तुम लोगों ने एक व्यक्ति होते हुए एक दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा समझा, जो कि सिर्फ एक संयोग मात्र था कि आपका जन्म किसी कुल में हुआ और उसका जन्म किसी कुल में हुआ, और वो कुल भी कैसा, जिसको लोगों ने ही डिसाइड किया कि ये निम्न है, ये ऊंचा है। बहुत गलत है, हद से ज्यादा गलत है, हद से ज्यादा गलत है। और सत्य बताऊं तुम्हें, जिस आरक्षण का शोर तुम करते हो, इस आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उन गुरुकुलों में जहां सबको शिक्षा दी जाती, अगर और सब लोग बराबर शिक्षित होते, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। पेन किसने छीना? एक छोटा बच्चा जब बड़ा हुआ और उसको इच्छा हुई कि मैं पढ़ लूं, मैं लिख लूं, तो उसके हाथ से पेन और कॉपी का यह अधिकार किसने छीन लिया? आपने। आपने क्या बोला? आप निम्न जाति के हैं, आप अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन तो ब्राह्मणों का काम है। आज तुम लोग रोते हो, आज तुम लोग ये कहते हो कि वो लड़का एससी में है, उसका सिलेक्शन हो गया, और एक तरफ आप बायोलॉजी के आनुवांशिक सिद्धांत को भी मानते हो कि लक्षण एक जाति से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो मतलब तुम लोगों ने तो अध्ययन कर लिया, और तुम लोगों का अध्ययन जो तुमने सीखा वो तुम्हारी अगली पीढ़ी पर ट्रांसफर हुआ, उससे अगली पर, उससे अगली पर, उससे अगली पर। तुम्हारी तो पीढ़ी डेवलप होती गई, और जिसको अध्ययन से दूर रखा गया उसका क्या होगा? उसके लिए बायोलॉजी काम नहीं करेगी क्या? और फिर ऐसे तंज कसा, एससी में इसका नंबर आ गया। आरक्षण के कारण सिर्फ हम ही लोग थे। लेकिन आरक्षण जिस तरह से शुरू किया गया वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आरक्षण का फायदा भी आज कौन लोग उठा रहे हैं? आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ आज लोग उठा पा रहे हैं जो आरक्षण के बारे में जानते हैं। उन गांवों में जाकर के आज भी देखो, जो बेचारे निम्न लोग हैं, जिनको ये ही नहीं पता है कि आरक्षण होता क्या है, जिन लोगों तक आरक्षण का वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए था उन तक नहीं पहुंच रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो यूपी पुलिस में आप सिपाही चयनित हो गए, तो आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, तो आपका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए।
अब तो संवैधानिक रूप से अब तो कोई स्कूलों में जाने से भी नहीं रोकता। लेकिन आपके बाद में आप इंस्पेक्टर हो जाते हैं, आपके बाद में आपके लड़के को भी आरक्षण मिलता है, आपके लड़के को भी आरक्षण मिलता है, आपके लड़के को भी आरक्षण मिलता है, सब इंस्पेक्टर है, एक आईपीएस के बच्चे को आरक्षण मिल रहा, गलत है। उसको आरक्षण क्यों? काय को? गलत है ना। एक ब्राह्मण जो कुचला जा रहा है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके पास आरक्षण का लाभ नहीं है। वो जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि उसके पूर्वजों ने, अमुक पूर्वजों ने ऐसी ऐसी एक नीति बनाई थी जिसमें ये निम्न कुल के लोग पढ़ नहीं पाए। तो उसके पूर्वजों का दोष उस ब्राह्मण को मिल रहा है कि उस समय जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका तालमेल आप स्वयं बनाना हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत यहां से? इतनी बात में कोई दिक्कत? 1956 में बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने स्वीकार कर लिया। बोले ऐसे धर्म में मुझे नहीं रहना, ऐसे धर्म में मुझको नहीं रहना है, नहीं होना मुझको हिंदू। काय का हिंदुत्व? अपने लोगों को आप गले से नहीं लगा सकते, ये कैसा हिंदुत्व? तो ये सब अपने भाई हैं, सब अपने बंधु हैं। मुझे शर्म आती है कि मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि ये हमारे भाई हैं। और अभी कमेंट सेक्शन में सारे कहोगे जी मैं नहीं करता, हम नहीं करते। करते हो, कहीं ना कहीं जरूर किया है, कभी ना कभी जरूर किया है भेदभाव। छोड़ दो बच्चे। हमेशा एक वादा लेता हूं कि जातिगत रूप से भेदभाव कभी मत करो। एक नेशन बिल्ड करना चाहते हो ना, एक राष्ट्र बनाना चाहते हो, राष्ट्र बनता है गांव से। क्या बोला था इन्होंने? गांधी जी ने बोला कि ग्राम राज राम राज है, अंबेडकर ने बोला नहीं, ग्राम राज सबसे गंदा राज है। यही बीज अंकुरित होते हैं भेदभाव के। छोटा सा एक बच्चा वो जानता है, उसको किसने सिखा दिया? छोटा सा बच्चा भेदभाव करना जानता है, पांचवी छठी क्लास का बच्चा भेदभाव करता है, उसको किसने सिखाया? तुमने सिखाया। क्योंकि तुम लोग शिक्षित नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है इन चीजों से। बस तुम्हें तो ये पता है कि हमारे बाबा ऐसा करते थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। क्या बोलेंगे? 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? वापस चलेंगे, वापस आएंगे गांधी जी पर। सेवाग्राम आश्रम, क्या बोलोगे? ये कहां गया रजनीश? अरे भाई मच्छर आ गया एक। सेवाग्राम आश्रम, गांधी जी द्वारा लिखना, कहां? वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। किसके कहने पर? जमनालाल बजाज ने कहा जी यहां आ जाओ। जमनालाल बजाज के कहने पर, जमनालाल बजाज के कहने पर। बहुत बढ़िया। शर्म नहीं आ रही होगी ये बताने में भी? हमारे साथ तो हर कास्ट के लोग खाते हैं। आ गया ना दिमाग में, कास्ट का बीज है तुम्हारे में, खत्म ही नहीं हो सकता। खुश होके बता रहे हमारे साथ तो हर कास्ट के लोग खाते हैं। नहीं खत्म करोगे बेटा, नहीं खत्म करोगे, मुझे पता है। तुम्हारे अंदर बहुत लंबा समय लगेगा तुम लोगों को आधुनिक होने में। जमनालाल बजाज, यहां देखना सेवाग्राम आश्रम में कुछ प्रमुख लोग रहते थे। संत तुकडोजी महाराज, संत तुकडोजी महाराज, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जानते हो ना खान अब्दुल गफ्फार खान को? सीमांत गांधी, पहला भारत रत्न जिनको मिला, क्या नाम है इनका? सीमांत गांधी। बहुत बढ़िया। मेरा रूम पार्टनर एससी है, मैं उसके साथ रहता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। भाई करेगा क्यों?
क्यों 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 करेगा ये तो बता मुझे, काय को? कह रहे मैं करता नहीं हूं, खुद को अभी भी इसमें भी अपने आप को बड़ा बना रहे हो, खुद को बड़ा सोच रहे हो कि मैं भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत अच्छा हूं। भैया करोगे क्यों? किस आधार पर करोगे? हाँ दोस्त गलत है तो करो ना बहिष्कार उसका। दोस्त के पापा नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेकर दोस्त आता, तुम भी ये सोचते हो रहा गली में मेरा दोस्त आया बीएमडब्ल्यू, गली में जो है चमक बन रही है, ऑडी जैगुआर आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है, हाँ मोहल्ला चमकता है इससे। ऐसी मानसिकता से बाहर आना होगा। बहिष्कार करो ना, गलत चीज का बहिष्कार करो। कराया आज तक कभी? बूढ़े हो जाओगे, कोई कोई जिंदगी निकाल देता अपनी, बहिष्कार नहीं करता। मुझसे पूछते हो ना नौकरी की, मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी? सर जी आप कहाँ जॉब करते हो? मेरी नौकरी एक बहिष्कार के चलते हुए नहीं, और एक छोटा बहिष्कार नहीं किया मैंने, लंबी लड़ाई लड़ी है कई साल तक। और वो लड़ाई, इसका कारण सिर्फ एक ही है, उत्पीड़न, सताया जाना। मैंने एक ही चीज सोची, इसे खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। और जो मैंने सोचा वो हुआ। चलो, संत तुकड़ो जी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान और भैया सुचेता कृपलानी, मैंने आपको कल बताया ही था, भारत की पहली, सॉरी 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 सुचेता कृपलानी नहीं, क्या नाम बता रहा था मैं, राजकुमारी अमृत कौर। ये कहाँ आ गई अभी? सुचेता कृपलानी तो यूपी में हुई थी, राजकुमारी अमृत कौर। सुचेता कृपलानी थी 64 से 67, राजकुमारी अमृत कौर, कोई दिक्कत? 1936। अब यहां आपको देखनी है एक चीज लिखना, लिनलिथगो की घोषणा, लिनलिथगो की घोषणा क्या कहता है? लिनलिथगो, लिनलिथगो की घोषणा हुई और इसने अपनी घोषणा की थी 3 सितंबर 1939 को, ठीक है? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, बहुत गजब, बहुत गजब। लिनलिथगो एक घोषणा करता है। लिनलिथगो कौन था? आप सभी जानते हो, भारत में क्या है उस समय, वायसराय है। और लिनलिथगो की घोषणा क्यों हुई? क्योंकि इस समय चल रहा हुआ था शुरू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक? 1939 से 45 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जर्मनी ने किया, तो ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि भाई हम जर्मनी के खिलाफ हैं, हम जर्मनी के खिलाफ हैं। गांधी जी कहते थे कि भाई ब्रिटेन ठीक कर रहा है, जर्मनी की गलती है। इधर एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस कह रहा नहीं नहीं जर्मनी की गलती नहीं है, ये उपनिवेशवाद की लड़ाई है, सब उपनिवेशवाद के लिए। ये ब्रिटेन कहां से ठीक हो गया? इसने दुनिया पर कंट्रोल कर लिया, दुनिया पर जाकर के इसने गलत तरीके से व्यापार अपना बढ़ाया, इसने सब लोग, सब देशों के तंत्र को, ये ब्रिटेन कह रहा है कि जर्मनी गलत है। गांधी जी सुनते ही नहीं थे किसी की। गांधी जी की बात न मानो तो गांधी जी आमरण अनशन करते थे। कहते ना, कांग्रेस में उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन करने पड़ते थे। आएगा नाथुराम गोडसे जी अभी थोड़ी देर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लिनलिथगो की घोषणा हुई। लिनलिथगो ने क्या बोला? भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ हैं। किसी से नहीं पूछा इसने, किसी से नहीं। भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ हैं। अब भारतीय में तो बड़ी दिक्कत हुई। गांधी जी उस समय सुपर पावर देश में, गांधी जी से नहीं पूछ रहा है, बताओ। तो गांधी जी ने बोला भैया हमारी मंजूरी नहीं है, हम तो अब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस लिए चलाया गया आप लोग समझ चुके होंगे, लिनलिथगो की घोषणा के बाद में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह
1940। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर मैं आपको बात बताता हूं तो ये कब से शुरू हुआ? दरअसल में सत्याग्रह शुरू हुआ आपका पवनार, जो पवनार जगह है, पवनार महाराष्ट्र से। कब? 17 अक्टूबर। जगह कौन सी है? पवनार, महाराष्ट्र। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या किया गया? हर सत्याग्रही अपनी एक तारीख बताएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर के अपना भाषण देगा, लोगों को बताएगा कि हम इनके साथ नहीं है भाई, अंग्रेजों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हर जगह सत्याग्रही बनेंगे। और पहले सत्याग्रही बनाए गए कौन? पहले सत्याग्रही बनाए गए विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के प्रणेता। बाद में गांधी जी का स्थान ले लिया था इन्होंने देश में। क्या बोलेंगे? सॉरी, पहले सत्याग्रही कौन बनाए गए? पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे थे सेकंड जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है। और इसी समय कौन आए थे पता है आपको? कौन आया था? क्रिप्स मिशन। पढ़ाऊंगा मैं आपको क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों का आया था सिर्फ इस बात के लिए कि भाई भारतीय नहीं मान रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं, भारतीयों को मनाओ, गांधी जी को मनाओ जाकर के, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग दें। और आया भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में, और गांधी जी मान गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी को ये नहीं पता था कि वही तो यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या बोल रहे थे ये लोग, पूरा किया था क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनकी बातों पर सहमति दे रहे हो। बड़े आलोचक थे गांधी जी का। आलोचक इसी वजह से नहीं है, बोलते थे भाई आप ठीक है, आप अच्छा रास्ता सोचते, लेकिन ये आपका तरीका क्या है? अहिंसा 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 अहिंसा। अरे कुछ मिलता हो उससे तो अहिंसा ठीक है ना, बहुत अच्छा मार्ग है अहिंसा। लेकिन प्रताड़ित कोई आपको कर रहा है तब अहिंसा अच्छा मार्ग है, तब अच्छा मार्ग नहीं होता। चलो, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह चला भैया, कोई दिक्कत नहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। आयोग इसका उत्तर 8 अगस्त 1942 मांगा है हमेशा। दरअसल में 8 अगस्त को सिर्फ बात हुई, आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त से। ठीक है, क्या बोलेंगे? 8 अगस्त 1942। और कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा हुई। कौन सा मैदान था? ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र। ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा। क्यों 8 अगस्त? क्यों 8 अगस्त की रात बात हुई है सिर्फ कि ये हम कल शुरू करेंगे 9 अगस्त को। और 9 अगस्त क्यों? क्योंकि 9 अगस्त से हमारे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी। क्योंकि 9 अगस्त को एचआरए के क्रांतिकारियों ने क्या किया था? एचआरए के क्रांतिकारियों ने किया था काकोरी एक्शन। 9 अगस्त 1925 उसकी 17वीं वर्षगांठ बनने वाली थी। युवाओं में जोश था, एचआरए के नाम का जोश था युवाओं में। तो क्या बोलोगे? ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा कि अब भारत छोड़ो आंदोलन होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा? ध्यान से देखो, इसमें कुछ नारे दिए गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया, गांधी जी ने दिया। ठीक है, करो या मरो। ओहो, करो या मरो किसने? गांधी जी ने। गांधी जी तो हो गए थे गिरफ्तार,
तभी तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही गांधी जी गिरफ्तार कर लिया था। मरो या नहीं, सॉरी, मरो नहीं, मरो नहीं मारो। छोटे से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मरना नहीं है, मारना है। लाल बहादुर शास्त्री। क्यों इन्होंने नारा दिया? जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, अंग्रेजों ने क्या बोलेंगे, अंग्रेजों ने क्या बोलोगे, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहां लिख लेना, ऑपरेशन जीरो चलाकर, ऑपरेशन जीरो चलाकर, ऑपरेशन पूरा लिख लेना आप लोग, ओपी मत लिखना, ऑपरेशन जीरो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी गिरफ्तार। और गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा, इसमें बहुत गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन हर व्यक्ति को इसमें अपना नेतृत्व खुद करना है। किसी को यह नहीं सोचना है कि आपका नेतृत्व कौन करेगा, स्वयं हर व्यक्ति अपने आप में क्या हो गया, इसमें आंदोलनकारी और नेतृत्व को लेकर के चल रहा है। ऑपरेशन जीरो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके कहां रखा था? आगा खां पैलेस में रखा, नजरबंद करके आगा खां पैलेस में रखा। तब आई थी लीडिंग किस पे? लाल बहादुर शास्त्री। और तब इन्होंने नारा दिया था किसका? मरो नहीं मारो। ठीक है, मरो नहीं मारो। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए बच्चे देश के, बहुत शानदार। और देश के लिए जो इन्होंने 2 वर्ष के कार्यकाल में किया ना, 1964 से 66 तक, वो कोई प्रधानमंत्री 5 साल, 10 साल, 15 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाया। 2 वर्ष में इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। पढ़ना इनके बारे में, डॉक्यूमेंट्री सीखा करो, आप लोग ज्ञानी बने, देश के बारे में जाने, और बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च करो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, और सारी चीज़ें मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, बहुत लंबा समय। तो यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, मरो नहीं मारो का नारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, शायद हम पहुंच जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ रहे होंगे कल हम, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके, अब यहां समझो, गांधी जी की जो हत्या हुई, गांधी जी की हत्या हुई कब? 30 जनवरी 1948। बीच में जो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आया, मैं इनको एक साथ पढ़ाऊंगा आपको बाद में। 30 जनवरी 1948 क्या हो गई? गांधी जी की हत्या कहां हुई थी? बिड़ला भवन, बिड़ला भवन, बिड़ला भवन कहां? नई दिल्ली। प्रार्थना के लिए जा रहे थे, इसी दिन इनसे मिलने भी आए, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक व्यक्ति ने पैर छुए, गांधी जी के बराबर में मनुबेन कहती हैं, तुमको दिख नहीं रहा गांधी जी लेट हो रहे हैं, पैर छूकर इनको शर्मिंदा कर रहे हो। धां 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 3 गोली। गांधी जी की हत्या किसने कर दी? नाथूराम गोडसे ने। क्या बोलोगे? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, और नाथूराम गोडसे के साथ में याद रख लेना, यहां एक व्यक्ति है नारायण आप्टे। इन 2 व्यक्तियों को इस प्रकरण में फांसी हुई थी। और जो नाथूराम गोडसे को फांसी हुई है, ये फांसी कब हुई थी आपकी? 15 नवंबर 1949 को। देख रहे हो कितनी जल्दी फांसी दी है। कसाब को कई साल बैठाते हैं लोग, उस पर वो जांच करते हैं, कारण क्या है, कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ जानने को मिलेगा आतंकवादी संगठनों के बारे में। नारायण आप्टे, नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब मुकदमा चला, तो दरअसल में बहुत सारी दलीलें नहीं सुनी गई। किसकी? नाथूराम गोडसे की। जो दलीलें दी गई उस पर लोगों ने ये बताया कि ये दलीलें ठीक नहीं है। तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातों में जैसे इन्होंने अपना बयान दिया, इन्होंने कहा था
क्या कि अगर आप पिछले 30 वर्षों का हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो उसमें दो व्यक्ति सबसे प्रचलित हैं, और उत्तर में वो प्रचलित है गांधी, और दक्षिण में वो प्रचलित है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और इन्होंने बताया कि जैसा एक एक विचारधारा से अगर हम जोड़ के देखें, इनको कहते थे लोग कि आरएसएस ने इनका ब्रेन वॉश किया था। और उन्होंने बताया कि गांधी जी अनशन पर बैठे हुए हैं इस बात के लिए कि जाकर के 55 करोड़ रुपए दो। 55 करोड़ रुपए का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, जब भारत आजाद हुआ तो भारत बड़ा देश था, हमारे पास बड़ा हिस्सा था, तो पाकिस्तान को हम लोगों को देना था क्या, 75 करोड़ रुपए टोटल। टोटल रुपए कितने थे, 75 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ तो हमने पहली किस्त में अदा कर दिए थे, बाकी 55 करोड़ हमको देने थे, 55 करोड़ हमको देने थे। लेकिन 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 आजादी से भी पहले क्या हुआ था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। बताऊंगा मैं, फिर से रिपीट करूंगा इसको आप लोगों के लिए, अभी समझ लो। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हो रहा था उसकी वजह से दंगे हुए, बंगाल में 20,000 हिंदुओं को मार दिया गया, हिंदू और सिखों को टारगेट बनाया गया था, मार दिए गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चल रहा है, गांधी जी उपवास करके रखे हुए हैं इस बात के लिए कि भैया इस हिंसा को बंद कर दो, इस हिंसा को बंद कर दो, हम सब भाई हैं। ऐसा कैसा भाई जो एक दूसरे का गला काट दे। बात हुई 75 करोड़ रुपए देने की थी, 20 करोड़ दे दिए, ये भारत और ये पाकिस्तान। कितने बने थे बाद में भी पता है आपको, इधर था आपका वेस्ट पाकिस्तान, इधर था ईस्ट पाकिस्तान, और इधर से ये लोग कनेक्टिविटी के लिए सड़क की मांग कर रहे थे, और सड़क की मांग के लिए कहते हैं कि ये मांग भी होने वाली थी, और जैसे कि इस 75 करोड़ रुपए देने के गांधी जी सहयोगी थे, इस सड़क के भी सहयोगी गांधी जी होते। ये दलीलें किसने दी, ये दलीलें दी किसने, नाथूराम गोडसे ने, कि मैंने इसीलिए हत्या की, मैंने हिंदू और हिंदुत्व के लिए हत्या की। उन्होंने कहा गांधी जी के जितने भी एक्शन थे वो सारे मुस्लिम पक्ष के एक्शन थे, हिंदू पक्ष के बारे में तो वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। बहुत सारे अच्छे मुसलमानों को भी इसको झेलना पड़ा। कारण क्या थे, मतलब कुछ लोग तो देश से प्यार करते ही है ना, जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, और उनको पाकिस्तान क्यों भेजा जाए। तो ये बात चली कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाने चाहिए। तो बहुत सारे लोग पहुंचे गांधी जी के पास, राष्ट्रपिता हमारी जमीन है, हम मातृभूमि से प्यार करते हैं, और प्यार ना करना होता तो हम तो चले जाते, हम क्यों रहना चाह रहे हैं, हम प्यार करते हैं, हमारा सब कुछ यहाँ है, हम यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ से हमको प्यार है, हमारी देश है, हमारी माँ भारतीय है। तो गांधी जी ने उस समय सोचा यार ठीक भी बात है, और होता भी है ऐसे। उन्होंने कहा जिनको यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकते हैं, जिनको जाना है वो चले जाए। उनका डिसीजन गलत नहीं है, उन्होंने एक राष्ट्रपिता के तौर पर ये निर्णय लिया है कि भाई इनका कहना भी उचित है, और ऐसा ही है। गर्व है उन लोगों पर जो मां भारती से प्यार करते हैं। नहीं प्यार करेंगे मां भारती से तो फिर क्या होगा, अपनी मां से जो प्यार ना करे तो उसको क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं। चलो भाई, तो यहां ये नाथूराम गोडसे ने दलील दी, लेकिन नाथूराम गोडसे की दलीलों को बताया गया कि आरएसएस का ब्रेन वॉश आदमी है, कि भैया अनशन जो कर रहे थे ना गांधी जी, वो दंगे को खत्म करने के लिए कर रहे थे, 75 करोड़ के लिए उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रख लेनी है। ये नाथूराम गोडसे के भाई हैं, नाथूराम गोडसे के भाई, जैसा कि लेखपाल परीक्षा में पहले पूछा गया प्रश्न, कौन कौन थे, दत्तात्रेय गोविंद, दत्तात्रेय गोविंद नाथूराम, ये भी लिखता था अपने नाम के आगे, और एक था गोपाल। ठीक है, कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी। तो कल क्या पढ़ रहे होंगे हम लोग, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, और उसके साथ ही बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, नवीन सर आपने एक बात स्किप कर दी थी,
मैंने हजारों बातें स्किप कर दी होंगी, एक बात की बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।